एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रैक द केस। तो ये होने वाला है आप लोगों का इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की क्लास 12th के चैप्टर 1 का सेशन 4। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, इतने टाइम बाद तुम लोगों का सेशन आ रहा है, लेक्चर आ रहा है। सो आई एम रियली सॉरी गाइज। एक्चुअली मेरे एग्जाम्स चल रहे थे तो आई वॉज बिजी इन दैट। बट ठीक है, अब से हम थोड़ा रेगुलर रहने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चंस मैंने तुम लोगों को करा दिए थे, और अगर तुम लोगों ने उसकी वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जाके देख लो पहले, ठीक है। अब आज स्टार्ट करने वाले हैं हम 4th क्वेश्चन से, और 4th क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वॉज द कंडीशन ऑफ इंडियाज इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। हमारे इंडिया के इंडस्ट्रियल सेक्टर की क्या कंडीशन थी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो सबसे पहले देखो, ब्रिटिशर्स का क्या था, टू फोल्ड मोटिव था, ठीक है, हमारी इंडस्ट्रीज को डिस्ट्रॉय करने का। ठीक है, टू फोल्ड मोटिव उनका क्या था कि हमें एक्सपोर्टर बना दे रॉ मटेरियल का। ठीक है, कि यहाँ से इंडिया से ब्रिटेन रॉ मटेरियल जाता रहे जाता रहे जाता रहे, ठीक है, और ब्रिटेन से इंडिया फिनिश गुड्स बन के आते रहे। तो उनका टू फोल्ड मोटिव क्या था, हम लोगों को एक्सपोर्टर बना देना रॉ मटेरियल का और हम लोगों को इंपोर्टर बना देना फिनिश गुड्स का। ठीक है, तो ये था ब्रिटिशर्स का टू फोल्ड मोटिव। अगर तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट वाज द टू फोल्ड मोटिव ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो ये था ब्रिटिश गवर्नमेंट का टू फोल्ड मोटिव। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है, टू एक्सप्लॉइट इंडियाज वेल्थ ऑफ रॉ मटेरियल बाय कन्वर्टिंग इंडिया इनटू द एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल टू ब्रिटिश इंडस्ट्रीज। ठीक है, ये हम रॉ मटेरियल भेजते रहे ब्रिटिश इंडस्ट्रीज को, एक्सपोर्ट करते रहे। ठीक है, और टू एक्सप्लॉइट इंडियाज मार्केट बाय कन्वर्टिंग इंडिया इनटू अ इंपोर्टर ऑफ ब्रिटिश गुड्स, और हम क्या करते रहे, ब्रिटिश के गुड्स मंगाते रहे, यहाँ पे इंपोर्ट करते रहे। ठीक है, अब देखो टू फोल्ड मोटिव के रिजल्ट्स क्या थे। टू फोल्ड मोटिव क्या था, इंडिया को एक्सपोर्टर बनाना रॉ मटेरियल का, और इंडिया को इंपोर्टर बनाना फिनिश गुड्स का। अब इस टू फोल्ड मोटिव के रिजल्ट्स क्या थे, सबसे पहला तो क्या आया हमारा, डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। ठीक है, हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज क्या होने लगी, डिक्लाइन होने लगी। दूसरा क्या था, ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज। अब जरा हम पढ़ते हैं कि ये दोनों चीजें होती क्या है। सबसे पहले देखो, डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। अब क्या था, ब्रिटिशर्स के आने से पहले हमारी इंडिया की जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी, मतलब बहुत ज़्यादा रेपुटेड कंट्री थी इंडिया एक तरीके से हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज में। ठीक है, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारी उस रेपुटेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया, क्योंकि इन लोगों के अंदर आदत तो थी ही ये, हम लोगों की थोड़ी सी भी ग्रोथ टॉलरेट तो कर ही नहीं पाते थे। तो हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को इन लोगों ने डिस्ट्रॉय कर दिया। कैसे कैसे डिस्ट्रॉय करा ये देखो। अब सबसे पहले यहाँ पे तो ये लिखा है, प्रायर टू ब्रिटिश रूल इंडस्ट्रियल सेक्टर इन इंडिया वाज वेल नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। इंडियन यूज्ड टू एंजॉय अ वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन फॉर देयर प्रोडक्ट्स, बट ब्रिटिश गवर्नमेंट डिस्ट्रॉयड दिस रेपुटेशन। ठीक है, फॉलोइंग आर द पॉइंट्स इन दिस रिगार्ड। सबसे पहले थी डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। अब समझो डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी में क्या था, टैरिफ मतलब क्या होता है, टैक्सेशन पॉलिसी। ठीक है, तो इन लोगों ने क्या करा कि जब भी कोई भी माल एक्सपोर्ट होके इंडिया से किसी फॉरेन कंट्री में जाएगा तो उस पर इन लोगों ने क्या करा, भर भर के टैक्स लगा दिए, एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी, फलाना ड्यूटी ढिमकाना ड्यूटी, सारे के सारे टैक्सेस लगा दिए इन लोगों ने। जब कोई भी माल इंडिया से एक्सपोर्ट होके किसी बाहर वाली कंट्री में जाएगा, किसी फॉरेन कंट्री में जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो इन लोगों ने ये करा। दूसरा इन लोगों ने क्या करा कि अगर कोई भी माल इंडिया के अंदर आएगा, ब्रिटेन से बना हुआ कोई भी माल इंडिया के अंदर आएगा, तो उसे क्या करा इन लोगों ने, उसे इन लोगों ने ड्यूटी फ्री कर दिया। ठीक है, ताकि इंडिया में इंडियन मार्केट के प्रोडक्ट्स की ही डिमांड खत्म हो जाए। ठीक है, दोबारा से समझो एक बार, इन लोगों ने क्या करा, कोई भी माल इंडिया से बाहर जाएगा, जैसे कि सपोज करो मैंने एक पेंटिंग बनाई हैंडमेड। ठीक है, अब क्या हुआ, अब वो पेंटिंग पहले ब्रिटिशर्स के आने से पहले फॉरेनर्स को वो पेंटिंग पड़ती थी 500 रुपए की। ठीक है, अब ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स ने क्या करा, अब अगर वो सेम पेंटिंग इंडिया की मार्केट से बाहर जा रही है तो अब फॉरेनर्स को वो पेंटिंग पड़ रही है 1500 रुपए की, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने क्या करा, उसके ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी और अलग अलग तरीके के टैक्सेस लगा दिए। तो क्या वो पहले 500 रुपए वाली पेंटिंग अब कोई फॉरेनर 1500 रुपए की खरीदेगा, नहीं खरीदेगा। क्यों खरीदेगा, पागल है वो। ठीक है, दूसरा क्या करा इन लोगों ने, अब ब्रिटेन से कोई भी गुड बन के आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल ब्रिटेन से बन के आ रहा है एक बिस्किट का पैकेट, ठीक है, उसे इन लोगों ने कर दिया ड्यूटी फ्री, मतलब उस पर कोई भी टैक्सेस नहीं लगे, कुछ भी नहीं हो रहे, फ्री में वो एंट्री लेके इंडिया के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो अब इंडियन मार्केट में जो बिस्किट हैं वो पड़ रहे हैं इंडियंस को 10 रुपए का। फॉर एग्जाम्पल इंडिया के मार्केट में उस टाइम पे जो बिस्किट्स थे वो इंडियंस को 10 रुपए के पड़ रहे हैं, और जो इम्पोर्ट होके वो बिस्किट का पैकेट आ रहा है जिसपे से उन्होंने ड्यूटी हटा दी, टैक्सेस हटा दिए, अब वो बिस्किट का पैकेट उन लोगों को पड़ रहा है 2 रुपए का। तो अब तुम लोग खुद ही इमेजिन करो कि जो इंडियंस हैं वो 10 रुपए वाले बिस्किट का पैकेट खरीदेंगे या 2 रुपए वाले बिस्किट का पैकेट खरीदेंगे। तो क्या करा, इम्पोर्ट ड्यूटी फ्री करके इंडिया के प्रोडक्ट्स की ही डिमांड गिरा दी इंडिया में ही। ठीक है, और एक्सपोर्ट पे टैक्सेस लगा के इंडिया के प्रोडक्ट्स की डिमांड गिरा दी फॉरेन मार्केट में।
सो दिस वॉज द डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी. ठीक है, देखो, इंडियाज इंटरनेशनल ट्रेड वॉज डिस्ट्रॉयड थ्रू डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी imposed by the British government. Tariff free export of raw material from India to British industries, चाहे तो तुम ये लिख लो, वरना ऊपर जो हम लोग पढ़कर आए थे, जो मैंने अभी तुम लोगों को समझाया है, चाहे तो तुम ये लिख लो. ठीक है, पहला इन लोगों ने वही कर दिया कि क्या करा, टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटिश इंडस्ट्री और टैरिफ फ्री इम्पोर्ट फ्रॉम ब्रिटिश गुड्स टू इंडिया टू एक्सपैंड द डिमांड ऑफ ब्रिटिश गुड्स. ठीक है, इस वजह से हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री क्या होने लगी थी, खत्म होने लगी थी. ठीक है, अगला देखो, कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट. अब मशीन मेड प्रोडक्ट सस्ते पड़ते हैं एज कंपेयर टू हैंड मेड प्रोडक्ट्स. ठीक है, क्योंकि उसमें क्या है, मशीन में कर लिया सारा का सारा काम. ठीक है, इसलिए तुमने भी कहीं पे देखा होगा एग्जीबिशंस में कि अगर एक मशीन मेड पेंटिंग है और एक हैंडमेड पेंटिंग है तो मशीन मेड पेंटिंग सस्ती होती है एज कंपेयर टू हैंडमेड पेंटिंग से. तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का कंपटीशन कर दिया मशीन मेड प्रोडक्ट से, तो वहां पे भी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज की डिमांड गिर गई, हैंडीक्राफ्ट के प्रोडक्ट्स की डिमांड गिर गई. ठीक है, मशीन मेड प्रोडक्ट्स फ्रॉम ब्रिटेन वर ऑफ लो कॉस्ट एंड बेटर इन क्वालिटी. ठीक है, प्राइस कम थे और अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं, तो क्यों इंसान महंगी चीज खरीदेगा. ठीक है, दीज प्रोडक्ट्स गेव अ कॉम्पिटिशन टू इंडियाज हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री. ड्यू टू दीज प्रोडक्ट्स इंडियाज हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज स्टार्टेड डिक्लाइनिंग. ठीक है, अगला है न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड. न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड का क्या था, ड्यू टू ब्रिटिश कल्चर इंडियन स्टार्टेड अडेप्टिंग वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न लाइफस्टाइल्स. ठीक है, ब्रिटिशर्स को देखने के बाद जो इंडियंस थे उन्होंने भी वेस्टर्न लाइफस्टाइल, वेस्टर्न कल्चर्स स्टार्ट करने शुरू कर दिए थे, अडेप्ट करने शुरू कर दिए थे. ठीक है, जैसे कि सपोज करो एक लेडी है, ठीक है, वो पहनती है पहले सूट. ठीक है, अब क्या करा उसने, एक वुमेन को देखा, उसने कहा कि भाई ये तो जीन्स टॉप पहनती है, मैं भी जीन्स टॉप पहनूंगी, ये तो शॉर्ट ड्रेसेस पहनती है, मैं भी शॉर्ट ड्रेसेस पहनूंगी. तो इंडियंस ने ये सारे वेस्टर्न लाइफस्टाइल या फिर वेस्टर्न कल्चर्स अडेप्ट करने स्टार्ट कर दिए थे. दिस लीड टू इंक्रीज इन डिमांड ऑफ ब्रिटिश प्रोडक्ट्स इन इंडियन मार्केट्स. और यहाँ पे क्या हुआ, ब्रिटिश प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ गई थी, क्योंकि इंडियंस ने क्या करा था, उन्हीं लोगों के वेस्टर्न लाइफस्टाइल को अडेप्ट करना स्टार्ट कर दिया था. ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड फॉर ब्रिटिश प्रोडक्ट्स द डिमांड फॉर इंडियन प्रोडक्ट्स डिक्रीज्ड. ठीक है, अब उनके प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ गई, मतलब अब क्या हुआ, टी शर्ट्स और लोवर्स ज़्यादा बिक रहे हैं एज कंपेयर टू सूट और साड़ी. तो यहाँ पे क्या हुआ, इंडियन प्रोडक्ट्स की डिमांड कम हो गई और ब्रिटिश प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ गई. ठीक है, ड्यू टू दिस लाइफस्टाइल इंडियाज हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री स्टार्टेड डिक्लाइनिंग. ये भी एक रीजन था. ठीक है, अगला देखो, इंट्रोडक्शन टू रेलवेज इन इंडिया. ड्यू टू द सेल्फ इंटरेस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस रेलवे इन इंडिया टू फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्रिटिश गुड्स अक्रॉस different parts of the country. This lead to increase in size of British market goods in India. Due to this Indian handicraft industry started declining. अब देखो यहाँ पे क्या हुआ था, पहले रेलवेज नहीं थी. ठीक है, तो सपोज करो अगर ब्रिटिशर्स दिल्ली में आके बैठे हुए हैं तो ब्रिटिशर्स सिर्फ दिल्ली की मार्केट को ही टेक ओवर कर पा रहे थे, पूरी इंडिया की मार्केट को टेक ओवर नहीं कर पा रहे थे. पर अब क्या हुआ, आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज अब ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं, अपना माल पूरे इंडिया में सप्लाई कर पा रहे हैं. ठीक है, तो एक इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज की वजह से भी ब्रिटिशर्स ने पूरा का पूरा मार्केट टेक ओवर कर लिया था और हमारे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, हमारे हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट की डिमांड कम हो गई थी. ठीक है, अगला देखो, डिसअपियरेंस ऑफ प्रिंसली कोर्ट्स. अब प्रिंसली कोर्ट्स क्या होते हैं, जैसे कि हो गए नवाब हो गए, राजा हो गए या प्रिंस हो गए. ठीक है, महाराजाज हो गए. ठीक है, ये थे. तो अब जब एक चीज़ है, एक हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है, एक हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट है जो पूरे वर्ल्ड में एक रेपुटेशन लेके बैठा है. ठीक है, तो ये जो प्रिंस थे, ये राजा थे या नवाब थे, ये लोग हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करते थे उस टाइम पे. ठीक है, लेकिन ब्रिटिशर्स के आने के बाद ये सब के सब गायब हो गए. ठीक है, तो अब क्या हुआ, तो यहाँ से भी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को कोई भी प्रोटेक्ट करने वाला नहीं था, तो यहाँ भी उन लोगों की जो डिमांड थी वो डिक्लाइन होनी शुरू हो गई थी. ठीक है, देखो, प्रायर टू ब्रिटिश रूल नवाब, राजाज एंड प्रिंसेस यूज टू प्रोटेक्ट द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बिकॉज दीज इंडस्ट्रीज हैड अ वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन. क्यों प्रोटेक्ट करते थे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को, क्योंकि हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री की वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन थी, पूरे वर्ल्ड में बहुत रेपुटेशन थी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री की. और क्या हुआ, बट विद द बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश रूल प्रिंसली कोर्ट्स डिसअपियर्ड. ठीक है, ब्रिटिशर्स के आने के बाद प्रिंसली कोर्ट्स क्या हो गए थे, गायब हो गए थे. तो अब हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को कौन प्रोटेक्ट करने वाला था, कोई भी नहीं था. तो यहाँ से भी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया था. ठीक है, तो ये था कि कैसे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को डिक्लाइन करा गया. ठीक है, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज की ग्रोथ को कम करा गया. ठीक है, अगला देखो, ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज. अब ब्लीक मतलब क्या होता है, ब्लीक मतलब होता है स्लो. ठीक है, ब्लीक मतलब क्या होता है, ब्लीक का मतलब होता है स्लो. ठीक है, मैं यहाँ पे ऊपर लिख देती हूँ, ब्लीक का मतलब होता है स्लो. ठीक है, मतलब कम ग्रोथ हो रही है किसी भी चीज़ में. ठीक है, दैट इज ब्लीक ग्रोथ. ठीक है,
देखो, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल देयर वॉज ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज, मतलब मॉडर्न इंडस्ट्रीज की क्या थी, स्लोली ग्रोथ हो रही थी बहुत, ठीक है। देखो, देयर वॉज नो कैपिटल गुड इंडस्ट्री टू प्रोड्यूस मशीन एंड इंडस्ट्रियल प्लांट्स, कोई भी कैपिटल गुड्स की इंडस्ट्री नहीं थी, कैपिटल गुड्स की इंडस्ट्री नहीं थी, मतलब ऐसी कोई भी इंडस्ट्री नहीं थी उस टाइम पे जो मशीनें बना सके, ठीक है, हमारी क्या कर सके, हम मशीनें बना के दे सके कि ठीक है हम उससे क्या करें, आगे और प्रोडक्ट्स बनाएं, ठीक है, या फिर कोई भी काम करे, कोई भी चीज़ मशीन के थ्रू होती है, तुम कपड़े धो रहे हो मशीन के थ्रू धो रहे हो, ठीक है, तुम पानी ठंडा कर रहे हो रेफ्रिजरेटर के थ्रू कर रहे हो, ठीक है, तो ऐसी उस टाइम पे कोई भी कैपिटल इंडस्ट्री नहीं थी जो हम लोगों को मशीन्स या फिर इंडस्ट्रियल प्लांट्स प्रोड्यूस करने में हेल्प करे, ठीक है। अगला देखो, ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज वर डिक्लाइनिंग एंड मॉडर्न इंडस्ट्रीज वर एट इन्फेंट स्टेज, ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज जो हमारी थी वो क्या हो रही थी, कम होती जा रही थी, ठीक है, पढ़ा ना अभी हमने कैसे कैसे कम हो रही थी, ठीक है। और क्या हुआ था, जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज थी रिमेन्ड एट एन इन्फेंट स्टेज, मतलब मॉडर्न इंडस्ट्रीज जो थी वो तो अभी आई थी, ठीक है, स्टार्टिंग स्टेज पे ही थी, ठीक है। अगला देखो, ब्रिटिश गवर्नमेंट डिड नॉट पे एनी अटेंशन फॉर प्रमोशन ऑफ कैपिटल इंडस्ट्रीज इन इंडिया, ठीक है, ब्रिटिशर्स ने कोई भी अटेंशन नहीं दी कि ठीक है हमें ना एक ऐसी कैपिटल इंडस्ट्री बनानी चाहिए इंडिया में जो क्या कर सके, मशीन बना सके, ठीक है, या फिर प्लांट और इंडस्ट्रीज में हेल्प कर सके, ठीक है। तो क्या करा था ब्रिटिशर्स ने, ऐसी कोई भी स्टेप नहीं लिया था, ठीक है। इंडियंस एज ब्रिटिश गवर्नमेंट वांटेड इंडियंस टू बी डिपेंडेंट फॉर कैपिटल गुड्स एंड हैवी इक्विपमेंट्स, ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे कि अगर इंडियंस को एक सुई भी चाहिए या फिर कोई बड़ी मशीन भी चाहिए तो वो लोग पूरे तरीके से सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन पे ही डिपेंडेंट रहें, वो खुद से अपना कुछ भी प्रोड्यूस ना कर पाएँ, ठीक है। ब्रिटिश गवर्नमेंट वांटेड इंडियंस टू बी डिपेंडेंट ऑन ब्रिटेन फॉर कैपिटल गुड्स, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट यही चाहती थी कि पूरे तरीके से वो लोग ब्रिटेन पे डिपेंडेंट रहे कैपिटल गुड्स के लिए, ठीक है। अब देखो अगला क्या है, सम इंडस्ट्रीज वर एस्टैब्लिश्ड बाय प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स, उस टाइम पे को एक इंडस्ट्री बनी थी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के थ्रू, दैट इज देयर वाज आयरन एंड स्टील, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी आई थी 1907 में, ठीक है, ये एक इंडिया के ही प्राइवेट एंटरप्रेन्योर ने बनाई थी, टाटा तो जानते ही हो गए आप सब लोग, ठीक है। तो ये लोग क्या क्या बनाते थे, ये बनाते थे शुगर, सीमेंट एंड पेपर इंडस्ट्रीज, ठीक है। उस टाइम पे सिर्फ 2 ही इंडस्ट्रीज थी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर ने जो ओन करी हुई थी, बिरला भी बाद में आई थी बट मेनली एक ही थी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ठीक है। तो ये लोग क्या क्या प्रोड्यूस करते थे, शुगर, सीमेंट एंड पेपर इंडस्ट्रीज, ठीक है। अगला देखो, सम एरियाज वर डेवलप्ड बाय द ब्रिटिशर्स फॉर सेल्फ इंटरेस्ट, कुछ एरियाज डेवलप करे गए थे ब्रिटिशर्स के थ्रू बट किस लिए, अपने ही इंटरेस्ट के लिए, अपने ही हित के लिए, ठीक है। दिस इंक्लूड्स रेलवेज, रेलवेज उन लोगों ने इंट्रोड्यूस करी थी, पावर जनरेशन उन लोगों ने करी थी, डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स करी थी ताकि सामान आसानी से आ जा सके, एंड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये सारी की सारी चीज़ें ब्रिटिशर्स ने करी थी, डेवलप करी थी, पर किसके फायदे के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए, ठीक है। तो ये था ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज, जहाँ पे क्या था, इंडिया में कोई भी ऐसी कैपिटल गुड इंडस्ट्री नहीं थी जो कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस कर सके, कैपिटल गुड्स मतलब बड़े बड़े गुड्स जैसे कि मशीन्स बना सके कोई इंडस्ट्री, ठीक है। दूसरा क्या था, ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज डिक्लाइन हो रही थी और जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज थी वो अभी सिर्फ स्टार्टिंग स्टेज पे ही थी, ठीक है। फिर दूसरा क्या था, ब्रिटिशर्स ने कोई भी स्टेप नहीं लिया था इंडिया के ग्रोथ के लिए, वो लोग चाहते थे कि इंडियंस पूरे तरीके से कैपिटल गुड्स के लिए ब्रिटेन पे डिपेंडेंट रहे, ठीक है। उस टाइम पे सिर्फ एक ही प्राइवेट एंटरप्रेन्योर इंडस्ट्री थी, दैट इज टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ठीक है, जो क्या बनाती थी, शुगर, सीमेंट और पेपर, ठीक है। फिर दूसरा क्या था, कुछ एरियाज ब्रिटिशर्स ने डेवलप करे बट फॉर देयर सेल्फ इंटरेस्ट, ठीक है, और वो कौन से एरियाज थे, वो थे हमारे रेलवे, पावर जनरेशन, पोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ये था तुम लोगों का क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। और कल हम लोग करेंगे क्वेश्चन 5 और ऐसे करके अगले 2-4 दिन में ये चैप्टर तुम लोगों का ख़त्म हो जाएगा, फिर हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज इसको इतना ही रखते हैं, ठीक है, आज इसे हम इतना ही रखते हैं। और ये तुम लोग वीडियो देख लेना, अगर तुम लोगों ने पुरानी वाली भी नहीं देखी है तो पुरानी वीडियोस भी देख लेना, ठीक है। उसके बाद फिर कल अगले लेक्चर पे जंप करना। और अगर तुम लोगों को फ्री नोट्स चाहिए तो तुम लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने ईमेल दी हुई है, वहाँ पे मेरे को ईमेल सेंड कर देना। और अगर तुम लोगों को ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट भी कर दिया करो अगर तुम्हें पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो भी कमेंट कर देना, ठीक है। सो दैट इज़ इट फॉर दिस सेशन, विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट सेशन। ओके, थैंक यू, बाय।